वेलकम स्टूडेंट्स। आफ्टर स्लाइड डिले हम आज पढ़ने वाले हैं क्लास 9th की सोशल साइंस, जिसमें चैप्टर 1 है आपका अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस। स्टूडेंट्स, डिले होने के पीछे कुछ रीजंस रहे हैं, जिसमें एनसीईआरटी के द्वारा जो बुक्स रिलीज़ की जानी थी वो भी काफ़ी डिलेड रिलीज़ हुई हैं, जो अपडेटेड मटेरियल है एनईपी के अकॉर्डिंग। तो एनीवेज इट्स नॉट टू लेट, हम स्टार्ट करते हैं। आपका सेशन स्टार्ट हुआ है अभी, तो रेफरेंस मटेरियल वही आपका नई बुक रहेगी एनसीईआरटी की, चैप्टर 1 अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस। अब हम बात करें अगर स्टूडेंट्स कि यह चैप्टर क्यों, कि हम सोशल साइंस तो हम 6 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, इनफैक्ट फर्स्ट क्लास से पढ़ते आ रहे हैं अगर देखा जाए तो कुछ चैप्टर्स, और 6 से तो हम एक डिसिप्लिन या एक सब्जेक्ट के तौर पर भी पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो अब ये चैप्टर एनसीईआरटी ने क्यों दिया, इसको जब हम देखेंगे, अब हम व्हेन वी विल गो थ्रू इट, हमें पता लगेगा कि ये एक रोड मैप होना कितना ज़रूरी है। राइट, हम कहीं जा रहे हैं, कहाँ निकलना है हमको, किस रास्ते से जाना है, क्या साधन यूज़ करने हैं, क्या बस में बैठना है, कार में बैठना है, पहुंचने का डेस्टिनेशन पॉइंट क्या है, हमारे पास उसके लिए रिसोर्सेज क्या हैं, वहाँ पहुंच के हमको क्या करना है, क्या काम हमको प्लान करना है। तो ये सब जब प्लान आप करके निकलते हैं किसी जर्नी पे, राइट, तो बहुत स्मूथ आप उस काम को कर पाते हैं। समझ रहे हैं? ऐसा ही हम, ये हमारी एजुकेशनल जर्नी का पार्ट आप समझ सकते हैं कि एजुकेशनल जर्नी में जब हम सोशल साइंस हम पढ़ेंगे तो इसमें बहुत ही अच्छे से, बहुत ही खूबसूरती के साथ इस चैप्टर में एनसीईआरटी ने समझाने का प्रयास किया है कि हम क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, क्यों पढ़ रहे हैं, इसका फ्यूचर क्या है, क्या क्या डिसिप्लिन हम पढ़ने वाले हैं, कैसे हम हम इंडिविजुअल को या फिर सोसाइटी को होलिस्टिक वे के साथ में हम देख सकते हैं। क्या सोशल साइंस एक सिंगल सब्जेक्ट है या एक अम्ब्रेला सब्जेक्ट है जिसमें बहुत सारे स्मॉलर सब्जेक्ट्स या फिर सब डिसिप्लिन्स इसमें आते हैं। वो सारी चीज़ें हम आज इसमें हम देखते हैं। बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं कि सोशल साइंस है क्या। देखो, सोशल एंड साइंस रेफरेंस मटेरियल आपका वही रहेगा बच्चों एनसीईआरटी का। इसमें हम कुछ भी हम एडिशनल, बहुत स्लाइटली हम एलेबोरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, एक्सप्लेनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते जाएंगे चीज़ों को, लेकिन आपका बिल्कुल हम वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन में नहीं जाके बहुत अच्छे से चीज़ों को समझते हुए, कॉन्सेप्ट पे काम करते हुए हम सोशल स्टडीज़ को, सोशल साइंस को हम आगे लेके जाएंगे। आप इसको आगे पढ़ने के हम एफर्ट्स करेंगे। अब हम देखते हैं कि सोशल साइंस है क्या। राइट, तो हमने इसमें क्या डेफिनेशन दे रखी है कि सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। ह्यूमन सोसाइटी, अब हम क्वेश्चन हम उठा सकते हैं कि सोसाइटी क्या होती है। आप और हम एक इंडिविजुअल हैं, इंडिविजुअल अकेला नहीं रहता है। सोशल हम बोलते हैं कि ह्यूमन बीइंग है, वो एक सोशल एनिमल है। तो बेसिकली सोसाइटी है क्या? सोसाइटी है बच्चों ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल, जिसमें कई सारे कम्युनिटीज़ हो सकती है, कई सारी हम रीजनल डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग कई सारी इथनिसिटी उसमें हो सकती है, कई सारी उसमें कास्ट सिस्टम अगर कहीं है, जैसे इंडिया में तो कई सारी कास्ट उसमें हो सकती है, कई रिलीजन हो सकते हैं उसमें, कई अलग अलग जोग्राफिकल रीजन से अलग अलग लोग उसमें हो सकते हैं, अलग अलग कलर हो सकते हैं, अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग। तो हम उन सब को मिला के जब हम देखते हैं तो वो हमारी सोसाइटी बनती है। तो उस सोसाइटी को समझने का जो सब्जेक्ट है वह सोशल साइंस है। ठीक है, लेकिन सिर्फ यह वैसा नहीं देखती कि हाँ ठीक है सोसाइटी क्या है। सोसाइटी को आप इंडिविजुअल नहीं देख सकते, आप एक पर्सपेक्टिव से या एक एस्पेक्ट से हम नहीं देख सकते हैं। ठीक है, सिर्फ चीज़ों को मीन्स इसमें बहुत सारी चीज़ें आती है कि भाई कहाँ पर क्या लोकेटेड है, सिर्फ यही नहीं समझते हैं इसमें लोग, है ना। लोगों का अपने एनवायरनमेंट के साथ में क्या रिलेशन है, आपस में क्या रिलेशन है, लोगों का इवोल्यूशन कैसे हुआ, लोगों के कल्चरल वैल्यूज़ क्या है, लोग किस तरह के कल्चर को या किस तरह की सिविलाइजेशन वैल्यूज़ को फॉलो करते हैं, पास्ट कैसा था, हम अर्निंग के लिए क्या करते हैं, हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम क्या है। हम कोई सोसाइटी में आप देखते हैं पावरफुल लोग होते हैं, कोई डिसीजन मेकर्स होते हैं, हमारे लिए रूल्स बनाने वाले लोग होते हैं, हम कौन से सिस्टम ऑफ गवर्नेंस को फॉलो करते हैं, बहुत सारी चीज़ें, वो सारी चीज़ें हम सोशल साइंस के अंदर पढ़ते हैं। सिर्फ सोसाइटी, एक सोसाइटी बोलने से हम नहीं, सोसाइटी में
जैसे हमने देखा सारी चीज़ें हमको देखनी होती है, तो वही उन सब की जो एक होलिस्टिक स्टडी है, कंप्लीट स्टडी है, वही हम सोशल साइंस कह सकते हैं उसको। ठीक है, तो देखो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये जो नेचुरल साइंस सब्जेक्ट्स हैं, हम साइंस की बात कर रहे हैं, तो एक साइंस वो भी होती है, आप बोलें कि साइंस में फिजिक्स भी आती है, केमिस्ट्री भी आती है, बायोलॉजी भी आती है, वो सब चीज़ें क्या करती हैं, वो नेचुरल वर्ल्ड को स्टडी करती है। नेचुरल वर्ल्ड मीन्स क्या है, हाउ द थिंग्स एग्जिस्ट, मतलब जैसे केमिस्ट्री में तो केमिकल रिएक्शंस होती है, तो वो कैसे होती है, उसका फिजिकल फॉर्म क्या है, क्या उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। फिजिक्स में तो लॉज हैं, तो वो क्या हैं, लॉज कैसे काम करते हैं, ग्रेविटेशन कैसे काम करता है, स्पीड कैसे काम करती है, लाइट कैसे काम करती है, ये कॉन्सेप्ट्स जो है वो नेचुरल वर्ल्ड को एक्सप्लेन करते हैं। और उसी को अगर हम सोशल साइंस के साथ कंपैरिजन करते हैं, तो हम क्या पढ़ते हैं, सोशल में सोशल मीन्स सोसाइटी में सोशल इंस्टीट्यूशंस कैसे हैं, कल्चर हम कौन सी फॉलो करते हैं, हमारे रिलेशन कैसे हैं आपस में, हम कहाँ थे और आज कहाँ हैं और कल कहाँ जाने वाले हैं। मैं सिविलाइजेशन की बात कर रहा हूँ, हमारी हिस्ट्री कैसी रही है, हिस्ट्री में आप आज के 1000 साल पहले, 2000 साल पहले, 10,000, 5000 साल, जहाँ तक की हिस्ट्री, जहाँ तक की एविडेंस अवेलेबल हैं, वहाँ तक हम, या फिर एजम्पशन के बेस पे हम कैसे रहा करते थे, क्या हम नोमैड्स थे या सेटल्ड सोसाइटी थी, हम इंडस वैली सिविलाइजेशन भी पढ़ते हैं। तो ये सब चीज़ें आपका हम एक बहुत एक जर्नी के तौर पे, ये सब इसमें हम हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, तो ये सब चीज़ें हम सोशल साइंस में पढ़ते हैं। तो नेचुरल साइंस और सोशल साइंस से कंपैरिजन आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे चलते हैं, हम एवरीडे साइंस, देखो हम एवरीडे लाइफ में सोशल साइंस को अगर हम देखें, तो आप इमेजिन कीजिए, आप एग्जांपल लीजिए आपके घर का, टेक एन एग्जांपल ऑफ योर हाउस। आप देखेंगे किससे बना है, एक स्टेप बाय स्टेप चले। देखो बच्चों, चीज़ों को रटने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ों को मेमोराइज़ करने की ज़रूरत नहीं है कि 1 + 1 2 इस तरीके से नहीं। बहुत ईजीली आप चीज़ों को एक दूसरे से लिंक करते हुए, कनेक्ट करते हुए आगे चलिए। आप देखिए, घर देखें, घर किससे बना है, पत्थर से बना होगा, सीमेंट से बना होगा, ओके, उसमें चूना हो सकता है, या और भी जो मटेरियल फर्नीचर के लिए लकड़ी हो सकती है। ठीक है, वो कहाँ से आती है, वो कहीं से माइन से, कहीं से पत्थर निकलता है, या कहीं वो सब मिनरल लेके जाते हैं, ओके, सीमेंट बनाते हैं, तो सीमेंट भी यूज़ करते हैं। ओके, तो सीमेंट कहाँ, किस लोकेशन में सीमेंट प्लांट्स लगे रहते हैं, अच्छा ठीक है, जहाँ से मिनरल निकल रहा है। ओके, उसके अलावा क्या है, आप बाहर निकल रहे हैं, घर से बाहर निकल रहे हैं कहीं जाने के लिए, स्कूल जाने के लिए, तो रोड का यूज़ कर रहे हैं। रोड पे बना है, तो रोड पे क्या कुछ रूल्स हैं, रेगुलेशंस फॉलो करते हैं कि हम, ओके ठीक है। फिर आगे चलते हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, कहीं पहाड़ों में जा रहे हैं, पहाड़ों में क्लाइमेट कैसा है, पहाड़ों में बहुत अच्छा वेदर होता है, हम पहाड़ों में घूमने चले जाते हैं गर्मियों में। आप या फिर विंटर में आप डेजर्ट में भी चले जाते हैं। अच्छा, डेजर्ट में और देखो, अच्छा वहाँ पे तो रहते ही रहते हैं। देन आप देखते हैं कि पहाड़ों में क्लाइमेट ठंडा है, तो क्यों है वहाँ, स्नोफॉल क्यों होता है, ये क्वेश्चंस आपके दिमाग में आने चाहिए। एक दूसरे से कनेक्ट करते चले, ओके ठीक है। उसके आगे चले, हम यूज़ कर रहे हैं घर में लाइट, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हैं, अच्छा ठीक है। और बिल आता है, बिल क्यों आता है, क्योंकि ऐसा प्रोविज़न है गवर्नमेंट का। क्यों? क्योंकि हमको पैसा दे के बिजली खरीदनी पड़ती है। मैं सिर्फ आपको हिंट कर रहा हूँ, आप समझते जाना कि हम किस किस पॉइंट को टच कर रहे हैं, राइट। उसके आगे हम ये जो सारी एक्टिविटीज़ हैं हम देखें, देखो अब इसमें हमने क्या देखा, अच्छा हमारा स्कूल कितने साल से हैं, कब से हमारा स्कूल बना हुआ है, अच्छा एजुकेशन, हमारी बुक्स हैं कितने साल पुरानी, उसमें कुछ हम पढ़ते हैं, तो क्या हिस्ट्री का कोई चैप्टर दिया है, अच्छा वो भी हम पढ़ते हैं। आप इसमें देखेंगे, आपने ज्योग्राफी से लेके सोशोलॉजी या फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आपने देख लिया, गवर्नमेंट का रोल आपने देख लिया, इलेक्ट्रिसिटी परचेज़ करने की जब बात की तो आपने इकोनॉमी देख ली। तो ये सब चीज़ें क्या है, छोटे छोटे अलग अलग सब डिसिप्लिन का एक कंबाइंड फॉर्म। आप डेली लाइफ में, आप डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज़ में सोशल साइंस को हम जीते हैं। हम उसके बिना अपना एग्जिस्टेंस की हम कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि वी आर स्टडिंग अबाउट दी सोसाइटी और दी ह्यूमन सोसाइटी। तो हम सोसाइटी में रहते हैं, तो जितने भी हम काम करते हैं वो सारे के सारे सोशल साइंस के पार्ट बन जाते हैं, उसके अंदर उसकी स्टडी करनी पड़ती है हमको। अब हम देखते हैं कि हम इमीडिएट सराउंडिंग जो हमने देखा घर ही हमारे, उसके आगे भी अगर हम बात करें तो देखो आपने देखा होगा कि कुछ सिटीज़ में बहुत भीड़ होती है, कुछ गांव में देखें तो छोटे छोटे अलग अलग जगह घर स्कैटर्ड हाउसेज उनके होते हैं। हम सोचेंगे कि ऐसा क्यों होता है, क्वेश्चन आया कभी आपके मन में? मैं भी इकोनॉमिक रीज़न उनके रहे हूँ, हम आगे जाके इन चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे। कम्युनिटीज़ में देखो, आप अलग अलग कम्युनिटीज़ में अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं लोग, क्यों, लैंग्वेज का ओरिजिन कैसे हुआ,
मैं हिंदी बोल रहा हूँ या इंग्लिश बोल रहा हूँ, कुछ लोग कन्नड़, कुछ तेलुगु, कुछ मलयालम, कुछ असमीज, जहाँ भी जिस भी रीजन में आप रहते हैं उस रीजन के लैंग्वेज बोलते हैं, उसके पीछे क्या रीज़न है। ठीक है, हम कोशिश कर रहे हैं हमारा दायरा बढ़ाने की सोशल साइंस को समझने के लिए। पहले हमने इंडिविजुअल का एग्जांपल लिया और अब हम हमारा दायरा थोड़ा, हमारा स्कोप बढ़ा रहे हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अलग अलग रीजन में देखेंगे अलग अलग तरह के स्टोन्स, अलग अलग तरह की सॉइल पाई जाती है, अलग अलग तरह के नेचुरल रिसोर्सेज पाए जाते हैं। कहीं नदियाँ बह रही है, कहीं सूखा पड़ रहा है, कहीं 400 सेंटीमीटर बारिश हो रही है। उधर मेघालय में आप चले जाएं तो और इधर कहीं देखें राजस्थान में डेजर्ट रीजन में तो 10 सेंटीमीटर, बिलो 10 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है। गवर्नमेंट के फॉर्म कौन से हैं आप देखते हैं, हमारे आसपास रिप्रेजेंटेटिव आते हैं हमारे गवर्नमेंट के। इलेक्शन क्या होता है आपने देखा होगा, इलेक्शन कैंपेनिंग चल रही है। और देखो मानसून सीज़न चल रहा है, अभी मानसून में लोग बातें करते हैं कि इस बार तो मानसून सही नहीं रहेगा। क्यों नहीं सही रहेगा? अगर आपको न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत है तो आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं एक वर्ड सुना होगा, अल नीनो फिनोमिना भी हो रहा है, इसलिए मानसून कमज़ोर रहेगा। हम पढ़ेंगे बच्चों क्या है अल नीनो, मानसून कमज़ोर क्यों रहेगा हमारा, बारिश कभी बहुत अच्छी हो जाती है, कभी कम होती है, बारिश क्यों होती है, सब कुछ जहाँ भी आप खड़े होकर अपने 360 डिग्री में अगर आप देखेंगे तो आपको सोशल साइंस मिलेगी। ठीक है, क्लाइमेट चेंज देखो, हम देख रहे हैं कहीं बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है अभी। आपने ग्लोबल वार्मिंग का भी नाम सुना होगा, अब 9th में आ गए तो आप काफ़ी कुछ पढ़ के आए होंगे यहाँ तक। वो सारी चीज़ें जो हैं वो मतलब हम क्या देख रहे हैं, हम कुछ ऐसी प्रॉब्लम को भी एड्रेस कर रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो क्यों हो रहा है, क्या बहुत ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, क्या पेड़ काटे जा रहे हैं, क्या नेचुरल रिसोर्सेज का क्या बहुत डिस्प्रपोर्शनेटली यूज़ हो रहा है, क्या कहीं फ्लड आ रही है, कहीं ड्रॉट हो रहा है, वो सब चीज़ें क्यों हैं, ये हम कैसे देख रहे हैं, ये सब चीज़ें कैसे देख पा रहे हैं? ये हम देख पा रहे हैं बच्चों कंटिन्यू ऑब्जर्वेशन के द्वारा, एविडेंस के द्वारा और लॉजिकल रीजनिंग के द्वारा। इन 3 चीज़ों के द्वारा हम सोशल स्टडीज़ को, सोशल साइंस को पढ़ते हैं। ठीक है, कैसे? इन क्वेश्चंस का आंसर हम कैसे देखते हैं? एविडेंस, ऑब्जर्वेशन, एविडेंस और लॉजिकल रीजनिंग। देखो सभी जगह बच्चों एविडेंस भी नहीं मिलते हैं तो हम गेस या अज्यूम करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई सिली गेस नहीं करना है, हमको एक बहुत ही एविडेंस के बेस पे ही गेस करने होते हैं। राइट, तो ये सब चीज़ें हम इन के माध्यम से हम इन चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं सोशल साइंस में। यह हमने देखा। अब देखते हैं कि टाइम एंड ट्रेडिशन मतलब क्या। सोशल साइंस को हम देखते हैं कि कैसे, किन परंपराओं के द्वारा हम पढ़ते हुए हमारी जनरेशन यहाँ तक पहुँची है, तो कौन सी ट्रेडिशन या क्या लॉन्ग टाइम में क्या इम्पेक्ट रहा है, क्या सोशल साइंस पहले भी हुआ करती थी या फिर आज जो सोशल साइंस में हम चीज़ें देख रहे हैं, आज हिस्ट्री में या ज्योग्राफी में, आज इकोनॉमिक्स में, आज इसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, गवर्नेंस में, सोशोलॉजी में, इनमें जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं क्या आज के 500 साल पहले, 1000 ईयर्स बैक, 2000 ईयर्स बैक ऐसे ही थी। इस लेंस से हम इसको देखने की ट्राई करें तो हम हिस्ट्री हमको देखना पड़ेगा। अब हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री है बेसिकली बच्चों जो पास्ट के इवेंट्स हैं उनको स्टडी करना एलेबोरेटली, उनको एविडेंस बेस पे, उनको ऑब्जर्वेशंस के माध्यम से, अलग अलग टूल्स के माध्यम से हम आगे जाके जब डिसिप्लिन्स पढ़ेंगे सोशल साइंस के उसमें हम देखेंगे। लेकिन अगर हम ये बात करें तो आज के हज़ारों साल पहले से भी हम कम्युनिटी हमारी इवॉल्व होती हुई आई है। ठीक है, तो ये जो हम पढ़ने की, जो हम सीखने की, जो हमारी जो ह्यूमन बीइंग की जो टेंडेंसी है, उससे क्या हुआ, उससे लैंग्वेज डेवलप हुई, उससे स्क्रिप्ट डेवलप हुए, उससे एक आर्ट एंड कल्चर डेवलप हुई। ठीक है, और हम एंशिएंट सिविलाइजेशन अगर हम पढ़ें, एंशिएंट हमारे स्क्रिप्चर पढ़ें, तो हम भारत की बात करें तो यहाँ पर हमारे जो सनातन या फिर जो हमारे जो हिंदू स्क्रिप्चर हैं, सबसे पुराने जो माने गए ग्रंथ हैं वो कौन से हैं? वेद को सबसे पुराने वर्ल्ड में ग्लोबली सबसे पुराने टेक्स्ट माने जाते हैं। तो वेद में या फिर जो भी हम संहिताएं पढ़ते हैं या और आगे जो भी हम स्क्रिप्चर पढ़ते हैं, वेद के आगे फिर हम पुराण पढ़ते हैं, स्मृति ग्रंथ पढ़ते हैं, रामायण, महाभारत ये सब पढ़ते हैं, और आगे जाके उपनिषद पढ़ते हैं, ब्राह्मण, अरण्यक, ये सारे बच्चों इनको नाम से डरने की ज़रूरत नहीं है, ये सारे स्क्रिप्चर्स के नाम हैं जो आर्यन स्क्रिप्चर जो हम हज़ारों सालों से हम
फॉलो करते हुए आए हैं। तो उनमें भी हम बात करें तो उसमें एक पंच महाभूत का कॉन्सेप्ट आता है। हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हम कुछ हज़ारों सालों से पहले भी, क्या हम आज की जो हम जनरेशन है, जो हम देख रहे हैं, या फिर जो भी साइंस एविडेंस बेस हम जो स्टडी कर रहे हैं सोशल साइंस की, उसके कॉन्सेप्ट्स पहले भी दिए गए थे क्या, या पहले भी कुछ सिस्टम था क्या पढ़ने का इनको, वो हम देख रहे हैं। पंच महाभूत, पंच आप देखेंगे, अगर इसकी हिंदी अगर आप देखो, सबसे इजी तरीका क्या है किसी चीज़ को समझने का, उसको ब्रेक कर दो, राइट। पंच, पाँच प्लस महाभूत, इसमें पंच तत्व, ठीक है। इसमें ये हमको एक्सप्लेन करते हैं कि हमारी बॉडी, हमारा जो भी आसपास देखते हैं, ये पेड़ पौधे, अर्थ, सब कुछ जो भी एग्जिस्ट कर रही चीज़ें, वो 5 चीज़ों से मिलकर बना होता है, ठीक है। सांख्य योग में और इन सब चीज़ों में इनका वर्णन मिलता है। 5 चीज़ें कौन कौन सी, पंच तत्व कौन कौन से हैं, आपने सुना होगा अपने घर में बड़े बुजुर्गों से, दादा दादी से, नाना नानी से। पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु, राइट। एयर, वाटर, अर्थ, स्पेस, इस तरह से हम 5 फायर, 5 तत्व हम लिख सकते हैं। तो वो हम ऐसा माना जाता है कि वो हमारा जो भी कुछ एनवायरनमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, सब कुछ लिविंग बीइंग, नॉन लिविंग बीइंग, वो सारा इन्हीं 5 चीज़ों से मिलके बना होता है। और हम बोलते हैं कि हम जब मरते हैं, जब हमारी लाइफ ख़त्म होती है, तो हमारा शरीर जो अगर हम जलाते हैं, उसके बाद वापस पंच महाभूतों में या 5 तत्वों में मिल जाता है। जलाने के बाद क्या बचता है, राख। और आपकी बॉडी को अगर आप देखें तो क्या है, हॉलो है, स्पेशियस है। आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाएंगे तो सेलुलर लेवल पे जब आप जाएंगे तो देखेंगे कि छोटे छोटे सेल्स आपस में कनेक्टेड है। सेल क्या है, एक सेल दूसरा सेल, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से आपका इंडिविजुअल बॉडी। तो बेसिकली ये सब चीज़ें हमारी स्क्रिप्चर में भी हमको मिलती है, ठीक है। जो 5 एलिमेंट्स हैं उनके बारे में इसमें बुक में दिया है, देखो आप, अर्थ, वाटर, एयर, स्पेस, ये सारी चीज़ें, फायर, ये इन सब से मिलकर हमारा शरीर बना होता है। इसी तरह से एक कॉन्सेप्ट और पढ़ते हैं हम, वसुधैव कुटुंबकम, ठीक है। वसुधैव कुटुंबकम महाउपनिषद में एक भाग आता है। इसको देखो, वसुधैव, वसुधा मतलब क्या होता है बच्चों, अर्थ। कुटुंब का मतलब क्या होता है, परिवार। ये संस्कृत का टेक्स्ट है। वसुधैव कुटुंबकम मीन्स पूरी अर्थ को हम परिवार मान के चलते हैं। हमारा कितना बढ़िया, कितना खूबसूरत कॉन्सेप्ट है। कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा ही नहीं बचा, कोई मारकाट नहीं, सारे डिस्प्यूट खत्म हो गए जब हम परिवार में लड़ते हैं क्या, नहीं लड़ते हैं। हमारे मदर फादर, हमारे भाई बहन, हमारे अंकल आंटी, हमारे चाचा मामी मामा, मित्र भी, फ्रेंड्स भी, सब मिला के हम आपस में बहुत प्रेम से रहते थे। जब पूरी अर्थ ही आपका परिवार हो गया, तो ये भी एक क्या है, एक बहुत वाइड सोसाइटी को एक बड़े लार्जर स्केल पे देखने का एक ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है। ये भी हमारे वेदों में मिलता है, उपनिषदों में मिलता है, ठीक है। तो ये हमारी सोसाइटी को मतलब क्या है, सारी कल्चर जितनी भी हैं, सारे रिलीजन जितने भी हैं, सारे रीजन्स जितने भी लोग हैं, सारे एथनिसिटी के जितने भी लोग हैं, सारे हमारे परिवार हैं। तो कितना हम देखो कि कितना हम हार्मोनी के साथ में रह सकते हैं इस कॉन्सेप्ट के द्वारा, ठीक है, एक दूसरे से रिलेशन। अच्छा, और हम आगे चलते हैं जब इस स्टडी को, तो देखो आप यू विल बी सरप्राइज्ड कि एक आज के अराउंड 2300 ईयर्स पहले, 300 BC के अराउंड आचार्य चाणक्य हुए हैं गुप्त एरा में, ठीक है, मौर्य, ठीक है, मौर्य एरा में। तो चंद्रगुप्त के समय तो आचार्य चाणक्य या कौटिल्य जिनको बोला जाता है, उन्होंने एक बुक लिखी थी अर्थशास्त्र। देखो बच्चों, नाम से तो पता लगता है कि ये कोई इकोनॉमिक्स की बुक होगी, अर्थ प्लस शास्त्र। अर्थ जनरली यूज होता है वित्त के लिए, फाइनेंस के लिए, बट हिंदी का अर्थ बात कर रहा हूँ मैं, नॉट इंग्लिश EARTH। तो अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स की बुक नहीं है। इकोनॉमिक्स क्या है हम पढ़ेंगे आगे जाके। इकोनॉमिक्स जो है वो रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन, कंजप्शन, प्रोडक्शन, जो भी आर्थिक गतिविधियाँ हैं वो हम उसमें इंक्लूड करते हैं। लेकिन ये अर्थशास्त्र पॉलिटिक्स की बुक है। मतलब हमारा उस समय क्या सिस्टम गवर्नेंस का था, क्या टैक्सेशन सिस्टम था, एक राजा को कैसा होना चाहिए था, उसके राजा में उसके राज्य के कौन कौन से पार्ट होते हैं, जैसे किला होता है, दुर्ग होता है, मित्र होते हैं, ये बहुत सारे अलग अलग, उसमें इतना डिटेल जाने की ज़रूरत नहीं आपको। तो वो एक अर्थशास्त्र बुक आप देखेंगे तो उसमें
आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेगी, गवर्नेंस का सिस्टम कैसा था वहाँ पे, एकेडमिक डिसिप्लिन कौन से इस तरह से कैसे डेवलप आज के हुआ उससे पहले, ये सारी चीज़ें हमारे जो स्कॉलर्स थे, हमारे जो गुरु थे, हमारे जो ऋषि मुनि थे, उन्होंने ये सारी चीज़ें पहले ही बहुत ही वेल डेवलप फॉर्म में लिख ली थी। ठीक है, तो ये जो हम परंपराएं पढ़ते हुए आ रहे हैं, देखते हुए आ रहे हैं सोसाइटी को, ये सारी ऑब्जर्वेशन रीजनिंग के द्वारा ये हम लॉन्ग हिस्ट्री को हम ट्रेस कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हमारी कंटिन्यू है जर्नी हमारी, कि हम पढ़ते पढ़ते उस समय से लेके उस समय देखो राजा मोनार्की हुआ करती थी, राजा था बड़ा साथ में, लेकिन मॉरलिटी भी थी, मतलब ऐसा नहीं था लोग राजा करते थे, पावर राज्य करते थे राजा, तो पावर के लिए जब लोग अगर किसी गद्दे पे बैठते थे तो ऐसा नहीं कि बस वो सिर्फ पावर एंजॉय करते थे, ऐसा नहीं था। मॉरलिटी भी थी उसमें, इथिक्स भी थी, नैतिकता उसमें थी कि भाई उनके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती थी, जो अपने सब्जेक्ट्स थे, उनके जो सिटीजन थे, उनको प्रोटेक्ट करना राजाओं का काम था, वो उनके लिए युद्ध कर लेते थे, उनके लिए लड़ते थे, उनको न्याय, उनको जस्टिस दिलाते थे। बहुत अच्छी व्यवस्थाएं भी थी, कहीं कहीं खराब भी थी। तो ये सोसाइटी के इवोल्यूशन का पार्ट है बच्चों की। सोसाइटी हम कैसे रहते थे, आज कैसे रहते हैं, आज कैसे आए हैं, यहाँ तक कैसे पहुँचे हैं। ठीक, अब हम देखो, अब हम बात करते हैं कि सोशल साइंस एज ए स्टडी ऑफ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन्स मतलब क्या होता है कि सब्जेक्ट विच स्टडीज समथिंग। ठीक है, तो एक सोशल साइंस की अगर हम बात करें तो इसमें अगर हम किसी भी चीज़ को हम देखें, ठीक है, तो ये कोई सिंगल चीज़ नहीं है ना। अब देखो, आपने फिर एक एग्जांपल दिया इसमें कि डिसिप्लिन पढ़ने जैसे मतलब एक होलिस्टिक कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की गई बच्चों आपको, कि कोई भी एक टॉपिक, कोई एक बिंदु, एक कॉन्सेप्ट को हम सिंगुलर वे में नहीं देख सकते। अगर सपोज़ कहीं ड्रॉट पड़ता है, कहीं मीन्स कहीं बारिश नहीं होती है, अकाल पड़ता है, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं ज्योग्राफी के रीज़न आपको समझ में आएंगे। अच्छा, बारिश कम हुई, बारिश कम क्यों हुई, क्या क्लाइमेट चेंज है, या फिर क्या कोई पॉपुलेशन बहुत बढ़ने से क्या ग्लोबल वार्मिंग हो गई है। अच्छा ओके, फिर क्या हो गया, तो हम रिसोर्सेज को कम यूज़ करेंगे। हमें सिखाया जाता है रिसोर्सेज तो हमेशा कम होते हैं बच्चों, पॉपुलेशन यूज़ करने वाली बहुत ज़्यादा है, तो हम उसको स्कार्सिटी के साथ में, जब रिसोर्सेज की कमी हो जाती है, फूड प्रोडक्ट्स कम हो जाएंगे, फूड ग्रेन्स कम हो जाएंगे, तो हम उनको कम मितव्ययिता के साथ में, एफिशिएंसी के साथ में यूज़ करेंगे। गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज़ लेके आएगी, गवर्नमेंट फूड सप्लाई को एनहांस करेगी, गवर्नमेंट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम खोलेगी कि चलो हम खाना, लोगों को जो गरीब लोग हैं उनको खाना प्रोवाइड कर दें, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर दें। ये सब पहले भी होता था राजा महाराजाओं के समय में भी। तो एक ड्रॉट हमने देखा, सिर्फ एक सिंगल वर्ड, उसके पीछे देखो कहाँ से जोग्राफिकल फिनोमिनो, अल नीनो की वजह से भी ड्रॉट पड़ सकता है। जोग्राफिकल, क्लाइमेट चेंज, एनवायरमेंटल चेंजेस, वहाँ से लेके सोशल साइंस, सोशल सर्विसेज वो आ गई, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ आ गई, हमारा कल्चरल वैल्यू आ गई, जिसमें हमने उसकी स्कार्सिटी में हम कैसे हम चीज़ों को बहुत ही इफ़िशिएंटली यूज़ कर रहे हैं। वहाँ पे हमारा जो रहन सहन है, जो हमारी ट्रेडिशनल वैल्यूज़ हैं, या फिर जो हमारी सिविलाइजेशनल जो हमारी लर्निंग है, अपब्रिंगिंग है, उसको हमने यूज़ कर लिया। आपस में मिल बांट के खाने लग गए, एक दूसरे की हेल्प करने लग गए, वहाँ हमारी मॉरलिटी आ गई। एक छोटा से पॉइंट को आप एक सिंगल चीज़ से नहीं समझ के मल्टीपल एस्पेक्ट से आपको समझना होता है। कहने का तात्पर्य ये है, जैसे आप सिंगल है तो इसमें आप एक तरफ आपको ज्योग्राफिकल फैक्टर्स मिलेंगे, एक तरफ आपको हिस्ट्री के फैक्टर्स मिलेंगे, एक तरफ आपको इकोनॉमिक्स के फैक्टर्स मिलेंगे, एक तरफ आपको गवर्नेंस के फैक्टर्स मिलेंगे, एक तरफ आपको एडमिनिस्ट्रेशन के फैक्टर्स मिलेंगे, और कहीं सोशल स्टडी, सोशल साइंस मिलेगी, कहीं साइकोलॉजी मिल जाएगी, कहीं और दूसरी चीज़ें मिल जाएगी। तो ये मेजर एस्पेक्ट्स सारे हमको एक चीज़ के चारों तरफ मिल जाते हैं। तो हम डिसिप्लिन की अगर बात करें, देखो, तो ये बेसिकली ग्रुप ऑफ डिसिप्लिन है। मैंने बोला था स्टार्टिंग में कि सोशल साइंस क्या है, ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट्स हैं। दिस इज़ नॉट अ सिंगल सब्जेक्ट, कि सोशल साइंस में एक चीज़ हम नहीं पढ़ते हैं, उसमें हमको हिस्ट्री भी पढ़नी होती है, ज्योग्राफी भी पढ़नी होती है, इकोनॉमिक्स भी पढ़नी होती है, और उसमें पॉलिटिकल साइंस भी पढ़नी होती है। इसके अलावा सोशियोलॉजी, फिलोसॉफी, एंथ्रोपोलॉजी, साइकोलॉजी, ये सब सब्जेक्ट्स के नाम हैं जो अलग अलग चीज़ों को हमको समझने में मदद करते हैं। और ओवरऑल सोशल साइंस के, ये सब अंडर सोशल साइंस के ही उसमें ये पढ़े जाते हैं, आते हैं। तो आपकी क्लास के लिए बेसिकली 4 डिसिप्लिन दिए हैं बच्चों, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स। अब हम इनको देखते हैं कि ये सब अलग अलग सब्जेक्ट क्या है, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, आपके 9th-10th में हमको क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं हम लोग, इनके पढ़ने के तरीके क्या हैं, टूल्स क्या हैं, इन सब का फ्यूचर क्या है सोशल साइंस का। बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से आपके ये सोशल साइंस की जो स्टडी है ना, आप NCERT ने शुरू किया, बहुत ही शानदार तरीके से ये आपको रोड मैप बना के इन्होंने दिया है। अब हम देखते हैं कि
ज्योग्राफी क्या करती है बच्चों? जियोग्राफी, स्टडी ऑफ अर्थ सरफेस, एनवायरनमेंट, ये सारी चीज़ें इसमें पढ़ते हैं हम। क्या क्या? अर्थ, इसका एनवायरनमेंट, उसका रिलेशनशिप किसके साथ? हमारे साथ। हमने देखा ना, बारिश कम होगी तो क्या इम्पैक्ट आ रहा है, बारिश ज़्यादा होगी तो क्या इम्पैक्ट आ रहा है, वो सारी चीज़ें इसमें हमारे सराउंडिंग के जो हैं वो पढ़ेंगे। हिस्ट्री, हिस्ट्री क्या करती है बच्चों? पास्ट के इवेंट्स को हम एलेबरेट करते हैं, पास्ट के जो उनको समझने की कोशिश करते हैं कि हम यहाँ तक पहुँचे हैं। आज हम देखो, जो भी हम वैल्यू फॉलो करते हैं, उठ के हमारे हमारे भगवान को प्रणाम करते हैं, मम्मी पापा को प्रणाम करते हैं, तो वो हमारी कल्चर का पार्ट है। हम अहिंसा की बात करते हैं, काइंडनेस की बात करते हैं, ये वैल्यूज़ है हमारी, वो भी सिविलाइजेशन से आई है। आज हम यहाँ पहुँचे हैं, कौन से सिस्टम फॉलो कर, हमारा गवर्नमेंट का सिस्टम क्या है, हम कैसे रहते थे, वो सारी चीज़ें हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं। पॉलिटिकल साइंस, जिसमें गवर्नेंस, ठीक है, पावर और राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, पॉलिटिकल साइंस में ये सब चीज़ें हम पढ़ी जाती, जैसे डेमोक्रेसी हो गई, मोनार्की हो गई, ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट हो गई, और भी बहुत सारी अलग अलग तरह की गवर्नमेंट होती है, वो आप आगे जाकर और पढ़ेंगे। तो ये हम इसमें देखने वाले हैं। एंड इकोनॉमिक्स में क्या है बच्चों? बेसिकली कि जो भी हम रिसोर्सेज हैं, जो भी हम जो सोसाइटी में जो भी हम प्रोड्यूस करते हैं, हमारी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, उनको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और उनको कैसे कंज्यूम करते हैं। कैसे बनाने वाला बनाता है, पैदा करने वाला पैदा करता है चीज़ों को, यूज़ करने वाला कैसे यूज़ करता है, लेता है, परचेज करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं, और उसके बाद में फाइनल एंड प्रोडक्ट को कैसे यूज़ करते हैं। ये सारी चीज़ें उसके लिए बेसिकली लोगों चीज़ों का आदान प्रदान करना पड़ेगा, चाहे करेंसी में आप कुछ पैसे दे दो या फिर कुछ मटेरियल के बदले मटेरियल दे दो, वो सारी चीज़ें हम डिटेल में भी पढ़ेंगे आगे जाकर। तो ये 4 चीज़ें हम इसमें, 4 सब डिसिप्लिन इसके अंदर हम देखने वाले हैं मेनली आपकी 9th क्लास में। अब बात आती है ज्योग्राफी की, राइट। हम कौन कौन से सब डिसिप्लिन देखने वाले हैं बच्चों? इसमें अगर डिसिप्लिन की बात करें तो ज्योग्राफी, देन हिस्ट्री, फिर आएगी आपकी पॉलिटिकल साइंस, एंड फोर्थ इज योर इकोनॉमिक्स। तो ज्योग्राफी में हम क्या पढ़ते हैं? प्लेसेस, ऑब्जेक्ट्स, मटेरियल और पीपल की लोकेशन और उनका डिस्ट्रीब्यूशन, उसके साथ में एनवायरनमेंट के साथ में उनका क्या रिलेशन है, ठीक है, ह्यूमन सोसाइटी के साथ में, उनकी सराउंडिंग के साथ। तो इन सब क्या क्या देखा हमने, क्या व्हाट डज दिस स्टडी? प्लेस, डिस्ट्रीब्यूशन एंड लोकेशन ऑफ प्लेसेस, ऑब्जेक्ट्स, मटेरियल्स एंड पीपल, इन सब का डिस्ट्रीब्यूशन, उनकी लोकेशन, और ह्यूमन बीइंग की जो सोसाइटी है उसका उसकी सराउंडिंग के साथ, उसके एनवायरनमेंट के साथ में क्या रिलेशन है, ये हम देखते हैं, राइट। देखो, इसमें फिजिकल फीचर जो है अर्थ के, वो भी हम पढ़ते हैं, और उसका ह्यूमन सोसाइटी के साथ में क्या रिलेशन है वो भी पढ़ते हैं। हमने देखा कि कहीं तो बहुत, जैसे रिवर वैलीज़ हैं जहाँ पे पानी की बहुत अच्छी अबंडेंस है, वहाँ पे बहुत डेंसिटी में लोग रहते हैं। पहाड़ों में जाएंगे, रेगिस्तान में जाएंगे तो लोग कम रहेंगे। उसके पीछे क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है? आपकी सिटी में आपको पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा मिलेगी, गांव में कम मिलेगी। कहीं ना कहीं ज्योग्राफिकल फैक्टर्स उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। पहाड़ों में आपको लिविंग के लिए ईजीनेस नहीं रहती है, आपको ट्रैवल के लिए, आपको सारे घर बनाने के लिए, हर चीज़ के लिए समस्या है। वहीं अगर आप अगर प्लेन रीजन में चले जाएंगे तो वहाँ पानी की अवेलेबिलिटी होने से आप एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कर सकते हैं, फैक्ट्रीज लगा सकते हैं, और अलग अलग तरह के एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाते हैं। तो वहाँ पे लाइफ ईजी हो जाती है। तो वहाँ पे ज़्यादा संख्या में लोग रहते हैं, पॉपुलेशन वहाँ पे काफ़ी सारी पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा होती है, राइट। तो ये सब चीज़ें आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो हम इसके साथ में हम ये भी समझने की कोशिश करते हैं कि कोई चीज़ कहीं पर है तो वो क्यों है। पहाड़ है तो पहाड़ कैसे बने हैं, पहाड़ वहाँ है, हिमालय की जो लोकेशन है तो हिमालय वहाँ पर क्यों है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो ये बेसिकली वर्ड जो है उसको ना एक इंटरडिपेंडेंस, इंटरकनेक्टेड सिस्टम के तौर पर हम या ये ज्योग्राफी देखती है, ठीक है, एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ में हर चीज़ एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जैसा कि एग्जांपल हमने ड्रॉट से देखा था, है ना। तो ये चेंजिंग पर्सपेक्टिव, देखो ये अब हम देखते हैं कि ये चीज़ें
पहले क्या थी, आज क्या है, वो समय के साथ कैसे इवॉल्व हो रही है चीज़ें, समय के साथ कैसे चेंज हो रही है। आज के 200 साल पहले फॉरेस्ट की क्या कंडीशन थी, ग्लेशियर्स की क्या कंडीशन थी, आज कहाँ पहुँच गए, उनकी स्टेटस डिग्रेडेशन कहाँ तक आ गया। तो ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या उसमें डेवलपमेंट हो रहे हैं, उन सब चीज़ों को एक साथ देखती है। और ये क्वेश्चन इन क्वेश्चंस ये हम इसमें आंसर्स करने की कोशिश करते हैं कि जैसे इंडिया है, राइट। इंडिया का मैप आपने देखा, तो इंडिया का मैप अभी ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ मैं, आप बेसिकली मैं बताना चाह रहा हूँ कि देखो यहाँ पर है अरेबियन सी और इधर बे ऑफ बंगाल, मतलब बेसिकली तीनों तरफ ये पानी से घिरा हुआ है, राइट, वाटर से घिरा हुआ है। तो ये इस ज्योग्राफिकल जो लोकेशन है, फिर इधर अफ्रीका आ जाएगा, इधर यूरोप आ जाएगा, इधर ऊपर इधर चाइना आ जाएगा, इधर उधर रशिया आ जाएगा। हम ये देखेंगे कि इसकी लोकेशन की वजह से क्या एडवांटेजेस रहे हैं, क्या ट्रेड रहे हैं, कौन से फैक्टर्स रहे हैं जिनकी वजह से हम ग्लोबली हम हिस्ट्री में बहुत प्रोमिनेंट रोल प्ले करते थे। इकोनॉमिक्स में भी हम नॉर्थ की ठंडी हवाओं से बचते हैं, क्यों, हिमालय की वजह से, सब तरह से समुद्र से घिरा हुआ है, तो एक उधर क्लाइमेट का अलग इम्पैक्ट पड़ता है। ये सारी चीज़ें, इन सब के क्वेश्चंस जो हैं वो ज्योग्राफी में हम पाते हैं, ठीक है। तो ये हमको इसमें ज्योग्राफी पढ़ने के लिए काफ़ी सारी चीज़ों की हेल्प हम लेते हैं। जैसे देखो मैप हम देखते हैं, मैप इंडिया का मैप, या ये आप देख सकते हैं कि कहाँ है, इसके सराउंडिंग में कौन कौन से कंट्रीज़ हैं। तो मैप, ग्लोब आपने देखा होगा, एटलसेस, क्या होती है एटलस, बेसिकली इट इज़ अ कलेक्शन और अ बंच और बुक ऑफ मैप्स, राइट। तो उन अलग अलग कंट्रीज़ के अलग अलग किसी भी तरह के एटलस हो सकती है, वो फिजिकल फीचर्स वाली हो सकती है, पॉलिटिकल बाउंड्री वाली हो सकती है, तो वो उसको हम यूज़ करते हैं। ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम आजकल सेटेलाइट के माध्यम से और कंप्यूटर आईटी के माध्यम से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम इन डेटा को एनालाइज करके पढ़ते हैं, इन्फोग्राफिक्स, ठीक है। इन सब को हम ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करके हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं। तो आने वाले सालों में, आने वाले साल मतलब 9th and 10th, इसमें आप ये बहुत सारी चीज़ें, ये सारा अर्थ स्ट्रक्चर और इंडिया की लोकेशन, वर्ल्ड की लोकेशन, माइंस, मिनरल्स, क्लाइमेट चेंज, एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, नेचुरल रिसोर्सेज, ये सारी की सारी चीज़ें आप पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं हिस्ट्री। ज्योग्राफी देखिए आपने, उसके बाद बात आती है हिस्ट्री की। हिस्ट्री में क्या देखते हैं बच्चों हम, सेकंड सब्जेक्ट, हम सेकंड डिसिप्लिन देखते हैं, हिस्ट्री। हिस्ट्री क्या है, बेसिकली हमारे पास्ट जो भी इवेंट्स हुए हैं उनकी सिस्टमेटिक स्टडी, ठीक है, वही हिस्ट्री है। अब हिस्ट्री में देखो एक इतिहास पुराण, ये एक ट्रेडिशन है, भारत की जो कल्चरल मेमोरी है उसको प्रिजर्व करने के लिए क्या, स्टोरी टेलिंग, स्टोरी के माध्यम से। वेद भी स्टार्टिंग में कैसे पढ़े जाते थे, वेद रिसाइटेशन के द्वारा पढ़े जाते थे, रिटन इंस्क्रिप्शन, रिटन तो बाद में बहुत लेट लिखे गए। तो गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा हिस्ट्री हमारी पहले की जनरेशन से आगे की जनरेशन तक आई है, ठीक है। इसमें हम तो ये बेसिकली अगर हिस्ट्री को हम अगर समझना चाहें कि हिस्ट्री क्या है, तो ये ह्यूमन पास्ट की स्टडी है, ठीक है, जिसमें हम समझने की कोशिश करते हैं हमारे एक्सपीरियंसेस, हमारी वैल्यूज़ कैसे हमारा समय के साथ में चेंज हुई, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसा था, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कैसी थी। हिस्ट्री में बाकी सारे सब्जेक्ट के जो बाकी सारे जो जितने भी इसके डिसिप्लिन्स हैं उन सब का पास्ट आ जाएगा। क्यों, क्योंकि इंडिविजुअल लाइफ, सारी चीज़ें होती हैं इंडिविजुअल लाइफ में, तो उन सब का पास्ट हम देखते हैं हिस्ट्री में, ठीक है। इसके आगे ये इतिहास पुराण, इतिहास पुराण के माध्यम से ये एक ट्रेडिशन, एक परंपरा रही है जिसमें स्टोरीज़ जो हैं ये आगे जनरेशन टू जनरेशन पढ़ाई जाती, आगे सिखाई जाती थी, ठीक है। इसके अलावा और भी कई सारी मेथड्स हैं, ठीक है, जिसमें कुछ मॉरल, कुछ फिलोसॉफिकल इंसाइट आता है उसमें, जिसमें वो बहुत अच्छे से हर एक एंगल से इन चीज़ों को समझने की कोशिश की जाती है, ठीक है। कुछ डॉक्यूमेंट्री वेरिफिकेशन के द्वारा,
तो इसके साथ में लेकिन जो हिस्ट्री के अलावा अगर हम इसको मॉडर्न उसमें अगर कंपैरिजन करें तो मॉडर्न एम्पेरिकल एविडेंस पे हम काम ज़्यादा फोकस करते हैं। एम्पेरिकल एविडेंस क्या है बच्चों? जो कि फैक्ट बेस्ड है, एक्सपेरिमेंट बेस्ड है ना, जिसमें देखो भाई हमको ऐसे अंदाज से नहीं करना है। आज हम बात करते हैं कि हड़प्पा सिविलाइजेशन जो है वो अराउंड 2600 BC के अराउंड है, के अराउंड सोसाइटी है के अराउंड सिविलाइजेशन रही है। तो उस हमने कैसे बोला है, ये क्या एविडेंस क्या है उसके पीछे? हमने कार्बन डेटिंग, कार्बन 14 यूज़ करके उसमें कार्बन डेटिंग मेथड हम यूज़ करते हैं। आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस और भी यूज़ होते हैं, जेनेटिक्स हैं, एंड जहाँ वहाँ के जो ट्रेसेस पाए जाते हैं बायोलॉजिकल ओरिजिन के, तो वो उनको जेनेटिक्स की स्टडी की जाती है। तो ये एक्सपेरिमेंटल बेस्ड जो एविडेंस है उनके बेस पे हम हिस्ट्री लिखने की उसमें कोशिश करते हैं। ठीक है, तो साइंटिफिक मेथड्स को हम इसमें यूज़ करते हैं, राइट। हिस्ट्री राइटिंग जो है उसमें एक काफ़ी सारे रिसोर्सेज को हम यूज़ करते हैं उसमें, जैसे आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हो गए, लिटरेरी, जैसे हमने देखा कि काफ़ी सारी जो हमारी स्क्रिप्चर्स हैं, वेद, पुराण, स्मृति, इनके ग्रंथ, इनके अलावा हम और आगे जाके अगर और देखें तो मौर्य इरा के, वैदिक इरा के, हिस्ट्री के जो ट्रेवलॉग हैं, वो जो कुछ यात्री जो आते थे यहाँ पे स्टडी, बुद्धिज़्म के टाइम पे हम देखें तो हेनसांग, फाहियान, ग्रीक से भी बहुत सारे लोग आते थे मौर्य इरा में, उन सब की अपने रिटर्न इंस्क्रिप्शंस, रिटर्न डिस्क्रिप्टिव चीज़ें मिल जाती, तो उनके बेस पे भी हमें हिस्ट्री राइटिंग में हेल्प मिलती है, वो सब चीज़ें। ठीक है, मेमोयर, करस्पॉन्डेंस, इसके अलावा जेनोलॉजिकल रिकॉर्ड जिसमें पूरी जनरेशंस का वर्णन आपको मिल जाता है, फॉकलोर, ओरल ट्रेडिशंस, कुछ रेवेन्यू डॉक्यूमेंट्स, ये सारे टूल्स हैं बच्चों हिस्ट्री समझने के, हिस्ट्री लिखने के। ठीक है, इसके अलावा जो मटेरियल है जैसे आर्कियोलॉजिकल रिसोर्सेज में क्या बिल्डिंग्स हो गई, जैसे बिल्डिंग्स आप देखेंगे तो हज़ारों साल पुरानी बिल्डिंग्स आपको मिल जाएगी, 1000 साल पुराने टेम्पल्स मिल जाएंगे, उस समय कैसी बिल्डिंग बना करती थी, स्टोन कौन से यूज़ होते थे, आर्ट एंड क्राफ्ट कैसा हुआ करता था, उन पे क्या इंस्क्राइब की जाती थी। अशोक के पिलर आप देखेंगे तो मौर्य इरा के आपको इंस्क्रिप्शन मिल जाएंगी, उस समय कौन सी लैंग्वेज, कौन सी स्क्रिप्ट यूज़ होती थी। तो वो सारी चीज़ें हम हिस्ट्री समझने में हमको हेल्प करती है, हिस्टोरिकल एविडेंस के तौर पे वो काम करती है। मॉन्यूमेंट्स, आर्टिफैक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स, अब देखो ऑब्जेक्ट्स और ये सब चीज़ें अगर आप देखते हैं तो एक्सकैवेटेड साइट जो हम देखते हैं, जैसे हड़प्पा की सिविलाइजेशन, हमने इतना सारा पूरा कैसे स्टडी की, उस समय काफ़ी सारे कॉपर के या ब्रॉन्ज़ के चीज़ें मिलती थी, उस समय जो भी चीज़ें मिलती उस बेस पे हमने अंदाज़ लगाया कि ये देखो काठ मिलता है वहाँ पे, उस समय वहाँ के स्ट्रक्चर देखें अगर आप तो लोथल में आप देखें तो अलग चीज़ें मिलेगी, आप धोलावीरा में जाएंगे तो चीज़ें कुछ और अलग मिलती है, मोहनजोदड़ो में देखते हैं तो उसमें अलग अलग, तो वो सब चीज़ों को जोड़ के अगर हम देखते हैं तो उनका पूरा इकोनॉमी वहाँ की उस समय की, उनका रहन सहन, उनकी वैल्यू, उनकी सोसाइटी, उनका एडमिनिस्ट्रेशन, उनका गवर्नेंस, उन सब के बारे में हम अंदाज़ लगा सकते हैं। और वहाँ लोग कैसे रहते होंगे, कैसे उनका खान पान, क्या खाते पीते होंगे, वो सब कॉटन के एविडेंस उस समय मिलते हैं हड़प्पा के टाइम से, है ना। तो वो सब चीज़ें डोमेस्टिकेशन एनिमल जो हैं, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स के बारे में हम उस समय, ये एक्सकेवेटेड चीज़ें हैं, उनसे हम अंदाज़ लगा सकते हैं। तो वो सब हिस्ट्री समझने में हेल्प करते हैं, हिस्ट्री लिखने में हेल्प करते हैं। तो आगे अगले 2 सालों में आप हमारी आज की सिविलाइजेशन, पास्ट, उसका नियर पास्ट और डिस्टेंट पास्ट, वो हम पढ़ेंगे, मिडिवल और एंशिएंट हिस्ट्री, साथ में कुछ वर्ल्ड हिस्ट्री के भी टॉपिक्स है जिसमें रेनेसां, रिफॉर्मेशन, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, अमेरिकन, फ्रेंच, ये रिवॉल्यूशन, ये सारी चीज़ें, कॉलोनिज़म क्या होता है, उसका इम्पैक्ट क्या है, ग्लोबल इम्पैक्ट क्या हुआ, जो कॉलोनियल जो रूल था उसके अगेंस्ट कैसे लोगों में फिर उसके परिणाम क्या थे, जिसको आज भी लोग, हमारी जैसी कंट्री आज भी हम उससे सफ़र कर रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें क्यों वो सब चीज़ें क्यों, मीन्स क्या, ग्रीको रोमन वर्ल्ड जो था उसका क्या एक अलग ही उस समय एक अलग ही स्टेज पे उनका डेवलपमेंट था, वो सब चीज़ें हम देखेंगे। इसके साथ में हम लिटरेरी रिसोर्सेज देखें तो देखो हमने देखा स्क्रिप्चर्स देखते हैं हम, है ना। तो ये सामवेद का एक स्क्रिप्चर मैन्युस्क्रिप्ट दिया हुआ है इसमें आपके, तो हम वेद से लेके आर्कियोलॉजिकल, हमारी जो इंस्क्रिप्शंस हैं, रिटन जो किताबें हैं, टेक्स्ट हैं, उनसे लेके आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, जिसमें देखो ये 12th सेंचुरी की एक स्कल्पचर है विष्णु की, ठीक है, भगवान विष्णु की। ये देखो इस तरह से सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन का एक स्टैचू है। तो हमने देखा कि उस समय एक ब्रॉन्ज आपको आइडल मिलती है डांसिंग गर्ल की, उस तब का आर्ट एंड क्राफ्ट का पता लगता है कि उस समय डांसिंग एक अम्यूजमेंट का पार्ट रहा होगा, है ना। तो हम इस तरह से हम हिस्ट्री को डिकोड करते हैं। एपिग्राफिक रिसोर्सेज किसको बोलते हैं? जो भी टेक्स्ट फॉर्मेट में रिटन चीज़ें होती है, चाहे वो बुक
चाहे लिखी गई है या फिर चाहे स्टोन पे लिखी गई है, चाहे ब्रॉन्ज पेपर पे, चाहे ताड़ का पत्र एक यूज़ करते थे उसको, उन सब चीज़ों को एपिग्राफिक एविडेंस बोलते हैं। जो भी रिटन, देखो ब्राह्मी स्क्रिप्ट, खारोस्ती स्क्रिप्ट, ग्रीक, ये सारी स्क्रिप्ट अलग अलग स्क्रिप्ट में मॉडर्न इरा के हमको एविडेंस मिलते हैं। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं, है ना। ये कन्नड़ का इसका इंस्क्रिप्शन है। इसके अलावा एक न्यूमिज्मेटिक सोर्सेज भी होते हैं हिस्ट्री को फाइंड आउट करने के। न्यूमिज्मेटिक कौन से होते हैं? जिसमें बेसिकली कॉइन्स की स्टडी की जाती है। कॉइन्स से कैसे? देखो बच्चों, कॉइन्स में समुद्रगुप्त की अगर बात करें गुप्त इरा में, तो वो बहुत ही, उसमें कम से कम कई तरह के 5 तरह के कॉइन्स उसने चलाए थे, जिसमें कहीं वो वीणा वादन कर रहे हैं, कहीं शिकार कर रहे हैं टाइगर का, ठीक है ना। तो अलग अलग तरह से उनको उसके बारे में बताते हैं, वो उसकी उनकी लाइफस्टाइल के बारे में। अब जैसे और आगे एविडेंस देखें हम न्यूमिज्मेटिक, तो एंशिएंट इंडिया को छोड़ दें तो उस समय किन किन मेटल के कॉइन्स चलते थे? सिल्वर के चलते थे, कॉपर के चलते थे और गोल्ड के चलते थे। गोल्ड कॉइन्स से पता लगता है कि सबसे ज़्यादा गोल्ड कॉइन कब चले थे? गुप्त इरा में चले थे, जब इंडिया का एक ग्लोरियस या गोल्डन पीरियड माना जाता है ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसकी स्टडी से भी एक्सकेवेशन में जब ये मिलती तो पता लगता है कि हाँ उस समय कितनी प्रॉस्पेरिटी रही होगी। तो ये सब चीज़ें भी हिस्ट्री के टूल्स हैं हिस्ट्री को पढ़ने के, राइट। इस तरह से लेटेस्ट टाइम तक भी अभी भी हम देखते हैं कि कोई कमेमोरेशन में कुछ कॉइन, सरकार जो है वो कुछ कॉइन्स रिलीज़ करती है। हमारे जब राजा महाराजा और जब रॉयल, जब इसमें कॉलोनियल इरा में जब ब्रिटिश रूल था, तब हमारे जो राजस्थान के जो राजा महाराजा थे, जैसे मेवाड़ के थे, तो उन्होंने कॉइन्स के पीछे दोस्ती लंदन, जब उनकी ट्रीटी हुई थी आपस में ब्रिटिशर्स की और जो हमारे जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनकी, तो उसके मेमोरी में उन्होंने जैसे दोस्ती लंदन लिखवा दिया कॉइन के पीछे। तो उससे अंदाज़ा लग रहा है कि ब्रिटिशर्स से उनके साथ उन लोगों के राजा महाराजाओं के रिलेशन अच्छे थे, समझ रहे हैं आप। तो हिस्ट्री को ऐसे हम डिकोड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस की। पॉलिटिकल साइंस में क्या है बेसिकली बच्चों? स्टडी ऑफ गवर्नेंस, कि भाई कैसे पावर किन लोगों के हाथ में है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, लोकल लेवल पे कैसे सरकार काम करती है, सेंट्रल लेवल पे क्या कोई यूनिफाइड एजेंसी है, ठीक है, या अलग अलग प्रोविंसेस में या अलग अलग स्टेट में किस तरह की गवर्नमेंट काम एग्जिस्ट करती है, हम किस बेस पे रूल करती सरकार है हमारी, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन बेस, कॉन्स्टिट्यूशन की रिक्वायरमेंट क्या है, क्यों है, गवर्नमेंट का सिस्टम क्या है, डेमोक्रेसी है या मोनार्की है या रिपब्लिक है, क्या है क्या नहीं है, वो सब चीज़ें, कौन सी डेमोक्रेसी है, वो सब चीज़ें हम आगे इसमें देखते हैं, राइट। उनको ब्यूरोक्रेसी क्या होती है, ब्यूरोक्रेसी का मोड क्या होता है, सरकार कैसे काम करती है, सरकार कैसे टैक्सेशन लेके आती है, सरकार लोगों पे किन किन तरह की चीज़ें रेस्ट्रिक्शंस लगाती है, सिटीजन्स के क्या राइट्स हैं, सिटीजन्स के क्या ड्यूटीज़ हैं, गवर्नमेंट को कोई गाइड करने वाला है कि नहीं है, कोई रूलिंग प्रिंसिपल्स कहीं से मिलते कि नहीं मिलते हैं, वहाँ पर रोल आता है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो वो सारी चीज़ें हम पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं। पॉलिटिकल साइंस में भी देखो 4 पुरुषार्थ की बात कही गई थी, हमारे धर्म, अर्थ, मोक्ष, काम, ये। तो इसमें अर्थ और धर्म, ये बेसिकली 2 हमारे इसमें काम, इसमें हम देख सकते हैं, जिसमें अर्थ मतलब होता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, इकोनॉमिक वेलबींग, और धर्म मतलब मॉरल ड्यूटी। तो ये उस समय बेसिक मॉरल प्रिंसिपल्स थे, मॉरल कॉन्सेप्ट थे जो उस समय एग्जिस्ट करते थे। तो हमारे जो अर्ली स्ट्रक्चर से जैसे वेदा है, उपनिषद है, पुराण, इन सब में भी काफ़ी अथॉरिटी के साथ में इन सब चीज़ों को, जस्टिस, सोशल ऑर्डर, इन सब को एक्सप्लेन किया गया है। लोगों की, राजा महाराजाओं की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, सिटीजन्स की ड्यूटी, सिटीजन्स के प्रति राजाओं की ड्यूटी, मैंने बोला कि वो सिर्फ पावर एंजॉय नहीं करते थे, वो मॉरली भी रिस्पॉन्सिबल रहते थे अपने सब्जेक्ट्स के लिए। और इन सब चीज़ों का वर्णन हमको कहाँ मिलता है? महाभारत में भी मिलता है, स्मृति ग्रंथ, मनुस्मृति वगैरह में मिलता है। फिर और हम आगे देखें तो हम अर्थशास्त्र में देखा था, अर्थशास्त्र में पूरा यही इस पॉलिटिकल साइंस की ही बुक है अर्थशास्त्र, जो कौटिल्य आचार्य चाणक्य ने लिखी थी। और आगे जाके अलग अलग चीज़ें गवर्नेंस के बारे में मिलती है, अलग अलग गुप्त इरा में अलग काफ़ी सारे लोग हुए हैं, काफ़ी स्कॉलर्स हुए हैं। फिर आगे मुग़ल इरा में भी काफ़ी सारे स्कॉलर्स हुए हैं जिन्होंने वहाँ के उसके बारे में डिटेल लिखा, तो वहाँ के गवर्नेंस के बारे में पता लगा हमको, टैक्सेशन के बारे में पता लगा। तो बेसिकली हम क्या कह सकते हैं, इंडियन पॉलिटिकल थॉट जो है वो उन्होंने एक होलिस्टिक अप्रोच लिया, सिटीजन्स का, राजाओं का, उनका सिस्टम, उनके रिसोर्सेज, उनका रेवेन्यू, उन सब चीज़ों का एलाबोरेटली इसमें हमको वर्णन मिलता है, जिसमें गवर्नेंस में जो लोग बैठे थे उनके पावर और पब्लिक का वेलबींग, इन सब चीज़ों को एक साथ देखा जाता है। ठीक है, तो अगले 2 सालों में हम देखेंगे कि मतलब 9th-10th में
कि डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी में सरकार कैसे चुनी जाती है, वोट कौन देता है, आपके राइट्स क्या हैं, है ना, सिविल सोसाइटी क्या है, गवर्नेंस क्या है, पब्लिक पॉलिसी, नेशनल सिक्योरिटी, इसके चैलेंजेस क्या है, ये सब चीज़ें हम इसमें अगले 2 सालों में देखेंगे। अब बात आती है इकोनॉमिक्स की। नेक्स्ट सब्जेक्ट हमने देखा था इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक क्या स्टडी करता है बच्चों? इकोनॉमिक्स जो है, मैंने बोला था कि हम जो भी हमारी चीज़ें हैं, ज़रूरत की चीज़ें हैं, रिसोर्सेज हैं या नीड की जो भी थिंग्स हैं, उनको कैसे प्रोड्यूस किया जाए, उनको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए और उनको कैसे कंज्यूम किया जाए, कौन कंज्यूम करे, वो सब ये जो सिस्टम है उसको हम इकोनॉमिक्स में हम स्टडी करते हैं। ठीक है, कि कैसे चीज़ों को एक्सचेंज किया जाता है ना। अब ये इकोनॉमिक बेसिकली क्या एक्सप्लोर करती है कि कंज्यूमर, प्रोड्यूसर्स और गवर्नमेंट की डिसीजन मेकिंग, मतलब कंज्यूमर की का राइट कि भाई वो क्या यूज़ करे, क्या खाए, क्या कंज्यूम करे, क्या यूज़ करे। जैसे सर्विस है, सपोज़ कोई सामान बिक रहा है, मेरी इच्छा मैं खरीदूँ, मेरी इच्छा नहीं खरीदूँ, तो जो सामान बनाने वाला है वो क्या देखेगा कि क्या सामान बिक रहा है, क्या सामान मैं बेच पा रहा हूँ, क्या सामान, किस सामान की लोगों को रिक्वायरमेंट है ताकि वो प्रॉफिट कमा सके। प्रॉफिट क्या होता है? जो भी एक्स्ट्रा सामान बनाने की कीमत के ऊपर जो भी मैं अर्न कर रहा हूँ वो मेरा प्रॉफिट हो गया। तो वो प्रॉफिट मेकिंग के लिए क्या करेगा? वही सामान बनाएगा जो कंज्यूमर्स को चाहिए। कंज्यूमर कौन? जो कंज्यूम करता है, आप और हम। जो भी चीज़ें, पेन खरीद के लाए आप, कौन सा पेन रखेगा दुकानदार? जिसकी आपको रिक्वायरमेंट है। ऐसा पेन, गोल्ड का पेन ला के रख लेगा शॉप पे तो आप लेके आएंगे? नहीं लेके आएंगे। क्यों? क्योंकि प्रोबेबली 5 लाख का एक पेन आएगा। समझ रहे हैं? तो क्या समझना है कि भाई कंज्यूमर क्या कंज्यूम कर रहा है, वही चीज़ वो प्रोड्यूसर, मतलब प्रोड्यूस करने वाला प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, तो ऐसी कोई चीज़, नॉन वेजिटेरियन है सपोज़, वहाँ पे फ़िश ले ला के रख देगा मार्केट में, तो हम खरीदेंगे? नहीं खरीदेंगे, तो उसके लिए यूज़फुल नहीं है। तो कंज्यूमर की चॉइस का क्या डिसीजन है, प्रोड्यूसर का क्या प्रोड्यूस करना है, और इन सबको मैनेज करने के लिए कौन बैठा है? सरकार, गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट की, प्रोड्यूसर्स के, कंज्यूमर्स की, इन सब की जो डिसीजन मेकिंग है उसको ये एक्सप्लोर करता है इकोनॉमिक्स। ठीक है, इंडिया में देखो काफ़ी इकोनॉमिक एक्टिविटी की अगर बात करें तो बहुत ही रिच हमारी हिस्ट्री रही है ना। बहुत ही अबंडेंस था हमारे। कभी 1/4 जो कंट्रीब्यूशन है वर्ल्ड इकोनॉमी में, ग्लोबल इकोनॉमी में, अराउंड 22%, वो एंसेंट इंडिया में अराउंड 22% कंट्रीब्यूशन किसका था? इंडिया का था। मतलब आप देख सकते हैं कि कितना ट्रेड उस समय सरप्लस रहता था, कितना ट्रेड, हम कितना प्रोडक्शन करते थे, हम कितना लोगों को सप्लाई करते थे, कितने संपन्न थे। सिल्क रोड आप पढ़ेंगे आगे जाके, जब रोमन से वो इंडियन गुड्स, इंडियन मसाले, इन सब की कितनी डिमांड थी। तो इकोनॉमिक हिस्ट्री, हमारी इकोनॉमिक्स की हिस्ट्री अगर देखें, या फिर इकोनॉमिक जो हमारा ग्राउंड था उसकी हिस्ट्री देखें, तो बहुत ही रिच और बहुत ही प्रॉस्परस हमारा सोसाइटी। सोने की चिड़िया कहा जाता है इंडिया को, कहा जाता है कि सोने की चिड़िया थी कभी। बाद में जब कॉलोनियल रूल आया तो उस समय फिर बहुत लूटपाट हुई। बीच में जब मुग़ल इरा आया तो आक्रांता आए, जो बारबेरियंस आए, उन्होंने काफ़ी लूटपाट की। यहाँ के लोगों, यहाँ की प्रॉपर्टीज़, यहाँ के मंदिरों को बहुत सोना लूट के लेके गए। उसके बाद में 1000 साल से लगभग लूटा ही जा रहा है, 800 ईयर्स तक। उसके बाद में पूरा ब्रिटिशर्स आ गए, सब मिला के टोटल तो इतनी प्लंडर हुई। उसके बाद भी आज इंडिया इंडिपेंडेंस के बाद में फिर से सर्वाइव करके आज जहाँ पहुँचा है, आज फिर हम बहुत एक आगे इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट होने की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो हमने बहुत स्ट्रगल किया है, लेकिन हमारा पास्ट जो है वो बहुत ही ग्लोरियस रहा है। ठीक है, अगले 2 सालों में हम यही चीज़ें देखेंगे कि इंडियन इकोनॉमी का क्या स्टेटस है, मार्केट प्राइजेस, फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसे करती सरकार, इकोनॉमिक ग्रोथ है, या फिर जो जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वो क्या होता है, राइट, ट्रेड, यूनियन बजट क्या होता है, बजट सरकार क्यों लेके आती है, बजटिंग क्या होती है। भाई हम चीज़ का एक रूपरेखा बनाते हैं कि हमको ये खर्च करना है, यहाँ से इनकम करनी है, इतना पैसा आएगा, इतना मैं खर्च करूँगा, ऐसे। तो वो सब चीज़ें हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं कि हम सोशल साइंस पढ़ें क्यों। वाई शुड वी स्टडी सोशल साइंस? सोशल साइंस पढ़ने के लिए देखो बच्चों, हमने देखा कि एक तो ज़रूरी क्या है हमारे लिए, यह समझना कि हम हमारे एनवायरनमेंट के साथ में हमारे क्या रिलेशन है। ठीक है, ये भी देखेंगे। और दूसरा ये है कि हम क्या क्या चैलेंजेस फेस करने वाले हैं, वो हम देखेंगे। सोशल स्टडी, सोशल साइंस क्यों पढ़ना है? इंडिविजुअल एंड, यही चीज़ें आ जाएगी। इंडिविजुअल एंड सोसाइटी,
अब हम देखेंगे उसके हमारा इतिहासकार क्या रहा, हमारा इतिहास क्या रहा है, हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, हमारी सिविलाइजेशन यहाँ तक कैसे पहुँची है। इन सब चीज़ों के आंसर कहाँ मिलेंगे हमको? सोशल साइंस में तो मिलेंगे, हिस्ट्री में मिलेंगे। हिस्ट्री कहाँ है? हिस्ट्री इज़ पार्ट ऑफ सोशल साइंस। इसके अलावा नेचुरल रिसोर्सेज कौन से हमारे आसपास, एनवायरनमेंट क्या हो रहा है, हमारे फॉरेस्ट का क्या स्टेटस है, बारिश का क्या स्टेटस है, इन सब चीज़ों को कहाँ देखते हैं हम? एनवायरनमेंट के साथ रिलेशन किस में देखते हैं? ज्योग्राफी में देखते हैं। ज्योग्राफी पढ़नी, हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कैसी है, हमारे जो भी रिसोर्सेज हैं उनको हम कैसे आदान प्रदान डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, वो सब चीज़ें। इसके अलावा हमारा गवर्नेंस का सिस्टम, हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसा है, क्या है, वो सब, उन सब क्वेश्चंस के आंसर हमको मिलते हैं सोशल साइंस में। ये चीज़ें तभी तो हम सोशल साइंस में इसको हम पढ़ेंगे। इसके आगे एक टॉपिक और है इसमें कि इसका फ्यूचर क्या है। ठीक है, सोशल साइंस का फ्यूचर क्या है स्टडी का। तो सोशल साइंस में हम देखो एविडेंस बेस्ड चीज़ें हम लेके चलते हैं, राइट। तो आज हिस्ट्री कहाँ से हम कहाँ तक आए हैं, और इसके अलावा जो भी हमारा चाहे पास्ट ग्लोरियस था या प्रेजेंट कैसा है, तो हम देखेंगे कि पास्ट कैसा था, प्रेजेंट कैसा था, फ्यूचर के लिए हमको क्या करना है। तो क्या करना है बेसिकली क्या है, हम सिर्फ चीज़ों को एज इट इज़ देख नहीं रहे हैं, इसमें हम देख रहे हैं कि क्या चैलेंजेस डेवलप हो रहे हैं, है ना, क्या चैलेंजेस हमारे सामने आ रहे हैं, वो भी तो हम देखेंगे। तो वो चीज़ें भी हमको देखनी है कि क्या चैलेंजेस हमारे सामने आ रहे हैं। जैसे एनवायरनमेंट चैलेंज हो गया, जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो गया, जैसे ग्लेशियर पिघल रहे हैं, जैसे पानी की वाटर स्कार्सिटी होने लग गई है, तो वो सब उन सबको, जैसे पॉल्यूशन हो रहा है, जैसे, है ना, क्वालिटी डिग्रेड हो रही है, जैसे इरोजन हो रहा है, सॉइल इरोजन हो रहा है, जैसे डेजर्टिफिकेशन हो रहा है। तो ये सब हमारी जो प्रॉब्लम है, जो हमारे लिए सिविलाइजेशनल थ्रेट है, उन सब को हमको एड्रेस कैसे करेंगे, उन सब का आंसर कहाँ मिलेगा, सॉल्यूशन कहाँ मिलेगा? सोशल साइंस में। डिफॉरेस्टेशन को हम एफॉरेस्टेशन में कन्वर्ट करें, हम एक होलिस्टिक डेवलपमेंट और एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ बढ़ें, जिसमें क्या सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है बच्चों? आज हम अपना रिक्वायरमेंट तो पूरी कर पाएँ, लेकिन फ्यूचर की रिक्वायरमेंट को कंप्रोमाइज़ किए बिना, ये है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, है ना। तो नेचर में हमको सब कुछ मिलेगा। महात्मा गांधी ने एक बहुत ही खूबसूरत बात कही है कि नेचर कैन फुलफिल द नीड ऑफ एवरीवन बट नॉट द ग्रीड ऑफ एनीवन। हमारे लालच की कोई सीमा नहीं है, तो हमारी ज़रूरत तो हम प्रकृति से, नेचर से हम पूरी कर सकते हैं, लेकिन हमारी लालच हम पूरा नहीं कर सकते। मतलब हमको बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से इकोनॉमिकली वे में चीज़ों को यूज़ करना है, ताकि आने वाली जनरेशन्स को भी वो सारे रिसोर्सेज हम दे पाएँ जो हम आज यूज़ कर पा रहे हैं। तो ये सब अगर हम कर पाते हैं, पानी का वेस्टेज मत करो, एयर पॉल्यूट मत करो, अर्थ को, हम सुनते हैं ना कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है, हमको पॉल्यूशन कम करना है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ आपको इंडिकेट करती है, हमको जिम्मेदार बनाती है। जिम्मेदार क्या? जिम्मेदार नागरिक बनाती है। इंडिविजुअल, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, हमारे परिवार का हमको एक रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट बनाती है, एक रिस्पॉन्सिबल आपके घर का सदस्य बनाती है, मेंबर बनाती है, और अल्टीमेटली सोसाइटी का मेंबर और देश का एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन आपको बनाती है। तो इसीलिए हमको सोशल स्टडी, सोशल साइंस पढ़नी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने इसमें देखी, ये सोशल साइंस में हम पढ़ेंगे। आपके अगर रिकेप की बात करें हम, तो हम देखते हैं कि इसमें सोशल साइंस क्या है, इसमें हमको कौन कौन सी चीज़ें देखनी है, कौन कौन से क्वेश्चंस हमको आंसर मिलते हैं, एवरीडे लाइफ में हम कैसे देखते हैं सोशल साइंस को। ठीक है, ये सब देखा हमने। इसके अलावा टाइम एंड ट्रेडिशंस के साथ में क्या चेंजेस हुए हैं, डिसिप्लिन कौन कौन से हैं, ज्योग्राफी में क्या पढ़ते हैं हम, ये सारी चीज़ें देखते हैं। टूल्स क्या हैं, उसके आगे आने वाले टाइम में क्या देखेंगे, हिस्ट्री में क्या होता है, हिस्ट्री के एविडेंसेस क्या क्या हैं, है ना, टूल्स क्या क्या हैं, और उसके आगे फिर हम रिसोर्सेज देखते हैं, इनके जो भी टूल्स हैं या फिर जिनके बेस पे हिस्ट्री जनरेट करते हैं हम, वो सारे टूल्स देखे हैं, एविडेंसेस। इसके आगे पॉलिटिकल साइंस क्या होती है, उसमें क्या क्या चीज़ें कवर करते हैं, वो सब देखा। इकोनॉमिक्स में हम क्या क्या चीज़ें देखते हैं, सोशल साइंस क्यों पढ़ते हैं, और उसका फ्यूचर क्या है, व्हाट इज़ फ्यूचर ऑफ सोशल साइंस। आगे एक सब टॉपिक और है, व्हाट इज़ फ्यूचर, एक पेज और है इसमें आगे, व्हाट इज़ फ्यूचर ऑफ सोशल साइंस। तो ये सब चीज़ें हम इसमें सोशल साइंस में पढ़ते हैं बच्चों। तो ये बेसिकली इस बात का एक रोड मैप है। अब समझ में आया हमें कि इतनी सारी चीज़ें हम पढ़ने के बाद हम पढ़ाई शुरू करेंगे। ये पहला चैप्टर आपका सिर्फ इंट्रोडक्शन था कि हमको करना क्या है। तो 9th क्लास में अगर ये सोशल साइंस की जो जर्नी है 9th और 10th में बहुत ही अच्छे तरीके से चीज़ें रहने वाली है। आप और हम मिलके करेंगे इसको। मैं आप आने वाले टाइम में आने वाले जो भी चैप्टर्स हैं आपके,
उन सबको वन बाय वन हम बहुत अच्छे से एलेबोरेटली कवर करेंगे, जिसमें आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से बिल्ड हो जाएँ, जो आगे जाके आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आए। और इतना अच्छे से हम प्यार से बहुत अच्छे से धीरे धीरे समझते हुए इन चीज़ों को चलेंगे कि आप कभी इन चीज़ों को भूलें नहीं। ठीक है, तो इसके साथ ही मिलते हैं अगले चैप्टर के उसमें लेक्चर में। तब तक धन्यवाद।